लाइफ में इतने ज़्यादा रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है? वहाँ पे पर आपके साथ एक शेरपा होता है जिसका साथ होता है, यहाँ पूरी जनता का साथ होता है जो शेरपा के रूप में होता है। जगह को जब तक डेवलप नहीं करके दूंगी तब तक छोड़ूंगी तो नहीं। हमारे यहाँ कहते जब तक पेट भरा नहीं होता तब तक भजन नहीं हो। लेकिन जब प्रकृति में महिलाओं को ज़्यादा चैलेंज दिए तो ये तो समाज है। पहला कदम ही सुरक्षा है। महिला सशक्तिकरण रैली निकालने से नहीं होगा। मैंने राजनीति में कदम रखा और दूसरे दिन मुझे सिर्फ इसीलिए कि मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी है तो 24 घंटे के अंदर मुझे ब्रांड एम्बेसडर से हटा दिया गया है। नमस्कार, नेशनल यूथ सिंपोजियम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कहते हैं कि एक हौसले से सफ़र की शुरुआत होती है। सफ़र में मुसीबत आए तो हौसले को थकान होती है और अपने इसी हौसले को थकने मत देना मेरे दोस्तों, क्योंकि इसी हौसले से एक दिन आसमान में उड़ान होती है। मेघा परमार जी हमारे साथ हैं, मध्य प्रदेश की वो बेटी जिसने पहली बार एवरेस्ट को अचीव किया है और आज वो हमारे साथ हैं और अपना दूसरा सफ़र राजनीति का चालू कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने इस शिखर को भी छुआ है और गर्त को भी। शिखर से समंदर का सफ़र आपका कैसा रहा? दोनों ही अपने आप में बहुत अलग चीज़ें हैं। जहाँ पहाड़ों पे जब चढ़ते हैं तो दबाव कम होता है, जब नीचे जाते हैं तो बढ़ता है। पहाड़ों पे चढ़ने के लिए एक्लिमेटाइजेशन होता है तो नीचे जाने के लिए इक्वलाइजेशन होता है। दोनों में ही जान जा सकती है। यहाँ हम कोई भी गेम खेलते तो या हारते हैं या जीतते हैं। दोनों ही गेम में या तो आप जिंदा रहते हो या मर जाते हो। दोनों ही सफ़र में कठिनाई बहुत आती है, मेंटली चैलेंज बहुत सारे आते हैं, फिजिकली चैलेंज बहुत आ सकते हैं, असफलताएं भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं। मेरे लिए सबसे ज़्यादा कठिन माउंट एवरेस्ट चढ़ना रहा था। दूसरा टेक्निकल डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा था। तो जब मैं पहाड़ पे जाने के लिए प्रिपरेशन की थी वो कठिन इसलिए था क्योंकि ट्रेनिंग के साथ साथ आपको सामाजिक चीज़ों को भी मैच करना है। यहाँ का जो संघर्ष था सबसे कठिन था। सबको मनाना, सबको बताना, लोग तरह तरह की बातें करते थे मेरे साथ, मेरे पेरेंट्स को कई बातें सुनना, फिर ट्रेनिंग होना। ट्रेनिंग के बाद अब पहाड़ पर हम जब जाते हैं तो कई सारी लाशों को पार करके आपको जाना पड़ता है। आपके पास ऑक्सीजन लिमिटेड होती है, उसी को आपको ब्रीथ करना है। ज़रूरी नहीं कि आप जिंदा वापस आओगे, और ज़रूरी नहीं कि आपके हाथों की उंगलियां हैं वो वैसी की वैसी आएंगी, फोर्स फाइट हो सकता है। इन सब चैलेंजेस को पार करने के बाद जब मैं 22 मई 2019 को टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे मध्य प्रदेश की पहली लड़की बन के खड़ी थी तो वो मुझे लग रहा था कि मेरा अकेले का अचीवमेंट नहीं है। मेरे साथ जितनी भी मध्य प्रदेश की नारी शक्ति है वो सब टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे पहुँची है जी। वैसे ही जब समंदर के लिए आई थी तो जब 5 महाद्वीप के मैंने पर्वतों को छू लिया था और मुझे ये था कि समंदर की हम बात करते हैं इस पर कोई भी टेक्निकल डाइविंग में इसलिए नहीं जाता क्योंकि वहाँ ज़्यादा लाइफ रिस्क हो जाती है। जब हम समंदर में जाते हैं तो टेक्निकल डाइविंग में आपको जैसे आप द गाजियट एक मूवी देखिएगा, उसमें पनडुब्बी के कलपुर्जे जैसे निकलते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी कंप्रेस होने लग जाती है। जैसे अंडे को यहाँ फोड़ोगे तो कुछ नहीं होगा, नीचे जाओ मतलब मेल्ट हो जाएगा, वहाँ जाओगे तो वो एकदम चिपक जाएगा येलो के ऊपर वाइट। हमारे शरीर के साथ ऐसा होता है। हमारी बॉडी में जो गैसों की ऑक्सीजन नाइट्रोजन नार्कोटिक हो जाती है, शराबी की तरह दिमाग घूमता है। आप तेजी से ऊपर नहीं आ सकते वरना लंग्स और एक्सपेंडेशन की वजह से फट जाएंगे। तो मरीन को आपको पढ़ना पड़ेगा। इन सब चैलेंजेस की जब 2.5 साल ट्रेनिंग करी और जब ऊपर आप आ जाते हो अचीव करके, जिस दिन मेरा भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था तब तक मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला था 2 दिन तक। उसका रीज़न होता है कि ऊपर आने के बाद भी आपकी बॉडी में साइलेंट फॉर्म में नाइट्रोजन के बबल्स होते हैं। आप यदि तेज चलोगे तो हमारा खून वो बबल को हार्ट तक पहुँचा के कार्डियक अरेस्ट कर देगा। तो 2 दिन में आप मर भी सकते हो। तो आप 2 दिन बाद जिंदा हो फिर आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तो ये अनुभव रहा था जी। आपने ऐसे ही चूज़ क्यों करे हैं? मतलब हमेशा से, जैसे एवरेस्ट वो भी लाइफ रिस्क बहुत बड़ा था। मैंने आपके लास्ट इंटरव्यूज़ भी देखे यहाँ आने से पहले, उसमें भी आपने कहा है कि बहुत ज़्यादा आपको बॉडीज़ पे पार करके आपको जाना पड़ा। उसमें भी आपको लाइफ रिस्क हो गया था। फिर आपने दूसरी बार ट्राई किया और फिर आपने अचीवमेंट पाई। आपने स्कूबा डाइव किया और उसमें भी आपको रिस्क बहुत ज़्यादा हुआ। तो लाइफ में इतने ज़्यादा रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है? मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपने ये क्यों, मतलब इसका क्या कारण है? रिस्क लेना जी। मेरे पास एक ही चीज़ है, बाकी मेरे व्यक्तित्व में मुझे नहीं पता और चीज़ें है कि नहीं है। पहला है कि जिद्दी,
दूसरा है जुनून, और तीसरा है कि उसको अचीव करना। तो ये तीनों चीज़ें जब मिलती तब अपन रिस्क ले पाते हैं, अचीव कर पाते हैं। मुझे डर नहीं लगता किसी भी चीज़ का, स्पेशली कंफर्ट जोन से बाहर आने का। एक होता है ना कि सीमित एक जैसे डर रहे में आपको चलना है, तो यदि मैं एक जैसी चीज़ करती हूँ, मतलब दैनिक दिनचर्या वाले काम और पर्टिकुलर चीज़ें, तो मैं ज़्यादा बेचैन रहती हूँ। और जब मेरे सामने बड़ा लक्ष्य रहता है, या मैं रिस्क लेती हूँ, या मैं कुछ कर रही होती हूँ, तो उसको करते समय मैं अलग रूप में होती हूँ। और जब जब रिस्क लेती हूँ तब तक ये है कि उसको जब तक पूरा नहीं करूँगी तब तक कंप्लीट नहीं करूँगी, ये चीज़ रहती है। तो आज जैसे आपने बताया कि जब तक आप कंप्लीट नहीं करते तब तक, तो आपका अगला एवरेस्ट कौन सा है? आपका अगला लक्ष्य क्या है? राजनीति में कदम रखा है, और यहाँ भी इसे भी चढ़ना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं होता। वहाँ पे पर आपके साथ एक शेरपा होता है जिसका साथ होता है, यहाँ पूरी जनता का साथ होता है जो शेरपा के रूप में होता है जी। तो राजनीति में इस जगह से मैं हूँ छावर विधानसभा से, ये मेरे जीवन का अगला माउंट एवरेस्ट है। तो मतलब इसमें भी वही अंदाज आपको मतलब हमें देखने को मिलेगा कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, माजिदा माउंटमैन। पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है वैसे तो, पर यह है कि यदि मैंने मेरे क्षेत्र के लिए जो सपने देखे हैं, हम देख रहे हैं कि अभी भी बहुत बहुत पीछे हैं, यदि ये सपने देखे हैं, और यदि मुझे राजनीतिक जीवन में आके काम करना पड़े, राजनीति के बाहर से बाहरी लोगों की मदद करके काम करना पड़े, मैं काम तो करूँगी और करवाऊँगी भी सही। इस जगह को जब तक डेवलप नहीं करके दूंगी तब तक छोड़ूंगी तो नहीं। अच्छा, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। अच्छा, विधायिका में सबसे पहले जाने के बाद मानता हूँ कि आने वाले बहुत बड़े नेता से मैं बात कर रहा हूँ। नहीं है लेकिन मैं नेता नहीं हूँ, ना बन सकती, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, ठीक है। समाज सेवक के रूप में ही मैं आपसे बात करूँ तो एक बड़े समाज सुधारक के रूप में आप जो सबसे पहले काम आपके क्षेत्र में करना चाहेंगे वो कौन सा हो? सबसे पहले काम जी, हमारे यहाँ कहते जब तक पेट भरा नहीं होता तब तक भजन नहीं होता जी। हमारे यहाँ भी सबका पेट खाली है, क्योंकि ये मेरा जो एरिया है ये सब ज़्यादा खेती पर डिपेंड करता है। यहाँ सब किसान है, और बहुत बड़े लेवल के कोई का गिने चुने होंगे, बाकी सब मध्यम वर्ग हुई है। हमारे यहाँ एक ही सबसे बड़ी नीड है। मैं इसलिए इस चीज़ को मानती हूँ कि मैं जब यहाँ किसानों से मिलती हूँ, मैं पूछती हूँ कि मान लो फसल है, तो जब आपको कुछ नहीं करना पड़े, भगवान ओला दे दे और उसका पैसा मिले, वो ज़्यादा अच्छा है, या आप मेहनत करके कमाए और उसका पैसा मिले, दाम वो अच्छा है? एक ही जवाब आता है, उसका दाम मिले। यहाँ पे एक ही चीज़ की सबसे पहली ज़रूरत है, पानी। यदि किसान की ज़मीन में ही पानी होगा तो वो सब कुछ कर लेगा। हमारे यहाँ का पानी कोलार जाता है, कालिया दिन का पानी, कोलार डैम का पानी, और हमारे यहाँ के किसानों की ज़मीन सूखी है, पीने के पानी प्रॉपर नहीं है। आप एक खामखेड़ा गांव में जाइएगा, वहाँ 3 किलोमीटर दूर से, मैं जिस महिला से मिली 3 किलोमीटर दूर से एक महिला, गर्भवती महिला, 7 मास से महिला है, और वो जिस पानी से हम नहाते नहीं है उस पानी को गगरी में भर के लेके जा रही थी। आज भी। तो पहली चीज़ है पानी। मुझे मेरे इस जगह के लिए, ज़मीन के लिए पीने का पानी ये करना है। यदि आपको, हम बहुत बाद में बात करते हैं बाकी चीज़ें की, बेसिक चीज़ होती है वो ही नहीं मिले तो सबसे पहला मेरा कदम होगा कि मैं इस जगह के लिए पानी के लिए काम करूँ। जी, मेघा जी ने जो क्षेत्र की बात करी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी हम वर्तमान में सीहोर डिस्ट्रिक्ट में भोजनगर गाँव, जिसे भोजनगर जहाँ से मेघा जी आती हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये इछावर विधानसभा क्षेत्र में आता है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो विदिशा संसदीय क्षेत्र का ये क्षेत्र है, उसी को लेकर के हम लोग बात करें। अच्छा, जैसा कि अपना मेघा जी, जैसे आपने पानी की बात करी, यहाँ पर आप आपके क्षेत्र की जो यंग लड़कियाँ हैं उनके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले वो भी आपकी जैसा कुछ अचीव करें, या क्षेत्र में मतलब उनका भी नाम, मुझे जैसा लगता है, मैं जब यहाँ पे आया तो मैं आपके नाम से पहले भोजनगर नहीं जानता था। मुझे भोजनगर आपसे पता चला कि मेघा परमार भोजनगर से आते हैं।
तो ऐसे ही अपने अपने जो आसपास इस क्षेत्र के जो छोटे छोटे गांव होंगे जहाँ पर और भी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं जो बड़ा अचीव करना चाहते हैं वो, लेकिन आपने तो ये सामाजिक ये जो हम लोग जो सोच है उसको तोड़ के आपने आगे बढ़ा। लेकिन इससे बहुत सारी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो बहुत कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या करना चाहिए? मैं करती भी हूँ अभी फिलहाल। मैंने बच्चियों को ये स्पेशली बोल रखा है कि आपको, हमारे यहाँ 12वीं बच्चियों को सिर्फ इसलिए पास कराई जाती है कि हमारे यहाँ सम्मेलन होते हैं समाज के और जात के, उसमें मार्कशीट काम आती है बस। मैं भी उनमें से एक रही हूँ। अच्छा, मेरा स्पेशली बच्चियों का कहना होता है पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं कॉलेजेस में जाते हैं तब हमारे दिमाग के चक्षु खुलते हैं, जब हमें पता चलता है दुनिया में और कितनी सारी चीज़ें हैं। तो मैं पहले तो एजुकेशन पे बच्चियों को बोलती हूँ कि आपको पढ़ना है, और वो ऐसा नहीं कि घर बैठ के फॉर्म भर के चले गए, उससे कुछ साबित नहीं होगा। आपको कॉलेजेस से आना है, कोशिश कीजिएगा अच्छे कॉलेज की जगह से पढ़ाई करें, अच्छा आपका सर्कल बने, अच्छे अच्छे डिस्कशन हो। दूसरा होती है पैसा। बहुत ज़रूरी है कि मैं खुद जब कॉलेज में थी तब मैं 2,500 रुपये की नौकरी करती थी। उससे आपके अंदर एक डिसीजन पावर आता है, क्योंकि पैसा नहीं होता, डिसीजन पावर होता है। वो स्पेशली महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए मैं बोलती हूँ कि 10 रुपये के लिए पिता पुत्र पति पर निर्भर रहना पड़े, तो ये नहीं होने दूंगी मैं आपके साथ, और ना आपको करने दूंगी। ये मेरे आने वाली जो जनरेशन है या मेरे टाइम की जो जनरेशन है, मेरा मानना है कि बहुत सारे जो मेरे आइडियाज़ है जिनको मुझे इम्प्लीमेंट करना है। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है जिनको अपने कर्मचारी को वहाँ बुला के काम करवाने बड़ा डिफ़िकल्टीज होता है। वो चाहते हैं कि उनका रॉ मटेरियल तैयार हो जाए और वो उनसे ले ले। जैसा राजस्थान में होता है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें समानता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें वहीं से रिसर्च करके भी निकाली थी कि राजस्थान में आज हर महिला घर पे बैठ के, जो जयपुर वाला एरिया है वहाँ पे मैंने पूरा विजिट किया, घर पे बैठ के वहाँ हर महिला अपने घर का काम करती है, अपने बच्चों को पढ़ने भेजती है, वहाँ खुद दिन में काम करती है, फिर संध्या को घर भी संभालती है। तो उनके हाथ में पैसा है इसलिए वो डिसीजन ले पाती है। वहाँ एक बाइक आती है जो सुबह उनको रॉ मटेरियल देती है, दिन भर वो बना के करती है। बूढ़ी जो दादियाँ हैं, मतलब ये गलत लगेगा बीड़ी में जर्दा भरना, पर वहाँ की बूढ़ी दादियाँ हैं वो बीड़ी में जर्दा भरने का काम करती है। जो मेरी मम्मी की उम्र की महिलाएं हैं वो जरी जरदोजी कपड़े पे छपाई करने का काम करती है या डब्बे पैक करने का काम करती है। जो मेरी जनरेशन की बच्चियाँ हैं जो अच्छा लैपटॉप कंप्यूटर चलाना जानती है, फ़ोन चलाना जानती है, वो सब स्मार्ट वर्क करती है, चाहे पेपर्स टाइप करना हो या कुछ भी करना हो। और शाम को एक गाड़ी वाला आता है, उनसे लेके चला जाता है। तो ऐसे मैंने पर्टिकुलर जयपुर में जाके 90 घरों में ये देखा था, और मैं उन महिलाओं से मिली, वो घर का काम करती है, उनके पुरुषों में उनकी रिस्पेक्ट है क्योंकि वो कमाती है और सभी चीज़ों का, तो वो हम मध्य प्रदेश में नहीं कर सकते। तो मेरा ये नज़रिया है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को आप बढ़ावा देंगे, ऐसा आपका कहना है? जी हाँ, ये तो खैर अपन देखेंगे लघु उद्योग पहले बहुत चलता था भारत में। अगर देखा जाए इतिहास से भी हम लोग देखें, गांधी जी का भी सपना था कि गृह उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। मैंने एक चीज़ और महसूस करी है कि भारतीय राजनीति में, जैसा कि हम लोग अब पूरे विश्व की सबसे बड़ी पॉपुलेशन हो गए और सबसे यूथ, मतलब यंग कंट्री हमें देखा जाता है कि सबसे युवा पावर अगर किसी के पास है, युवा शक्ति, तो वो भारत के पास है। फिर क्या कारण है कि हमारे यहाँ राजनीति में युवा आज भी असक्रिय है, मतलब वो सक्रिय नहीं हो पाते हैं? इसका क्या कारण? अनसिक्योरिटी सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरा यह है कि बढ़ने नहीं दिया जाता। तीसरा है अभी ऐसा भर दिया गया दिमाग में कि राजनीति बहुत गंदी है। चौथा यह है कि एक गंदी राजनीति गंदी, अच्छा, जब से आपने राजनीति का, मैं मानता हूँ कि पहला कदम ही है, लेकिन जब आपने एवरेस्ट अचीव किया और उसके बाद फिर अपना पहली बार आपने राजनीति में कदम डाला, तो उसके बाद और उससे पहले का जीवन और उसके बाद का जीवन, उसमें क्या अंतर आ गया? तारा सबसे पहले तो जब आप अपने घर पे बताते हो कि मैं अच्छा खासा लाइफ ब्रांड एम्बेसडर का चल रहा था, गाड़ी वाड़ी सब कुछ था, सेट लाइफ माँ बाप की नज़र में बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ छोड़ के आप आगे बढ़ते हो तो उनके ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ता है। और इस जीवन में आने से पहले पापा मम्मी के ऊपर 10 शंकाएँ आती है कि राजनीति में नाम उछाला जाता है, राजनीति में चीटिंग किया जाता है, ये वो। तो मैंने उनको यही बोला था
कि इस गेम में तो मम्मी गेम नहीं, मतलब इसमें से हारूंगी या जीतूंगी, और कोई भी आगे बढ़ेगा कि उसके ऊपर नाम तो वो होगा, मैं तैयार हूँ क्या आप तैयार हो। सो मैंने अपने मम्मी पापा इन सबको तैयार किया। बाद में यहाँ आने के बाद मुझे अपने ऊपर जो काम करने के का सबसे बड़ा वो मिला, जो अंतर आया, पहाड़ पे आप अकेले चलते हो तो आपको पता है कि आप अपनी लिमिट क्रॉस करते हो, यहाँ आपको सबको साथ लेके चलना है, तो आपको स्टेप ऐसे मैनेज करना है कि आप सबको साथ करो, सबके साथ चले। मेरे जीवन में ये मैंने जो इम्प्लीमेंट किया, ये अंतर आया कि जो टीम बिल्डिंग की भावना है या टीम के ऊपर काम करना है, वो सीखने को मिला, करने को मिला। यहाँ आने के बाद मुझे लगता है कि मेरे को कई लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, मेरे को फॉलो कर रहे हैं, बच्चे मेरे जैसा करने का कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे क्रियाकलापों में एक जिम्मेदार व्यक्ति की चीज़ें आई, मेरे खुद के व्यक्तित्व में आई। दूसरा, हर पल ये लगा रहता है, अब मेरे घर परिवार से ऊपर ये होता है कि कभी ऐसा हुआ कि मेरा टिफिन रखा हुआ है, मुझे भूख लग रही, पर मुझे लगा कि वो भूखा है, तो एक ऑटोमेटिकली भावना आ गई कि मेरे से पहले वो। तो ये चेंजेस आए। मतलब एक अंतरात्मा से भी बहुत सारे चेंजेस, मतलब ह्यूमैनिटी को लेकर के आप में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था ना कि जैसे आपने राजनीति का जो फैसला लिया, मतलब आपने निर्णय लिया होगा कि मुझे राजनीति में जाना है, तो आपने कांग्रेस ही क्यों ज्वाइन करी? मतलब बहुत सारी तमाम पार्टियां हैं देश में, अलग अलग नई पार्टियां में, आपने कांग्रेस को क्यों चुना? ये प्रश्न सभी पूछते हैं मुझसे। चलो वैसी बात आपने कांग्रेस ज्वाइन करी तो एक्चुअली जब मैं घूम रही थी लोगों के, और मैं अधिकारियों या पॉलिटिशियन से छोटी छोटी हेल्प लोगों के लिए बोलती थी, एक ही जवाब आता था, कहते हैं करते हैं देखेंगे। और मैं हर दिन मंच पे सुनती थी, ऐसा लगता था कितना अच्छा चल रहा है सब, और जब मैं ग्राउंड पे आती थी मेरे पे कुछ नहीं चल रहा है, तो मैं सो नहीं पाती थी रात को, मैं विचलित रहती थी बहुत। जब राजनीति में शुरुआत करने की बारी आई तो मैंने वही चीज़ देखी कि कहाँ लोगों को छला जाता है, कहाँ लोगों के साथ नहीं किया जाता है। मैं इसको एक उदाहरण दूँ कि मुझे कमलनाथ जी ने वल्लभ भवन की सीढ़ियाँ चढ़ते, उनके चीफ सेक्रेटरी तरह उन्होंने देखा था, उन्होंने कहा था बस क्यों आई हो बेटा। उस समय गाँव से पीला छोटा बंदा होता था मेरा, 4 बोतल पानी होती थी, तुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। उन्होंने नहीं पूछा ट्रेनिंग क्या की, उन्होंने एक ही चीज़ कहा, यार एक गांव की बच्ची जब वल्लभ भवन की सीढ़ी पे आ सकते तो वल्लभ भवन की सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए, उसे माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहिए। तो मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट करना, क्योंकि वो उन्होंने एक ही शब्द कहा था, मुझे एक अकेली लड़की को नहीं भेजना, पूरे मध्य प्रदेश की नारी शक्ति जाएगी, क्योंकि बछेंद्र पाल मैम को चढ़े हुए इतना टाइम हो गया, दूसरे राज्यों से बच्चियाँ जा रही, क्यों मध्य प्रदेश में हम नहीं निकाल सकते। वो ना जब मैं गांव में मिलती थी तो देखती थी कि सब यहाँ पे उनको बुद्धू बना रहे हैं, बुद्धू बनाना इसलिए मंच पे सब अच्छा दिखता था, यहाँ कुछ नहीं होता था ऐसा। उनकी एनर्जी का उपयोग बसों में भर के बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे जाके दिखा के बिठा के वापस लेकर आ जाया जाता है। हमारा जो पैसा है, जो बड़ी आपके या मेरे पिताजियों का जो पैसा है, वो सिर्फ इसी में जा रहा है, बड़े बड़े टेंट तंबू में। तो हर शाम मन विचलित होता था। यहाँ आने के बाद ये लगा कि यहाँ मैं डिसीजन कई बार खुद ले सकती हूँ, मतलब आपको डिसीजन मेकिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी खुद का। दूसरा यह है कि यहाँ कमिटमेंट है, लोग सिर्फ बोलेंगे नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ कह के नहीं करके दिखाएंगे। सो ये सब रीज़न जब मैंने और देखा तराजू में तोल के, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि जैसे मेघा जी आपने राजनीति ज्वाइन करी, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, ठीक है, लेकिन आप जब आप एवरेस्ट चढ़ के आए, जो लोग आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, या राजनीति में जब हम आते हैं तो जितने हमारे समर्थक बनते हैं उससे ज़्यादा हमारे विरोधी भी, तो आप उसको कैसा फेस करेंगे? क्योंकि विरोध आपका बाहर ही नहीं होगा, विपक्ष में ही नहीं होगा, कभी कभार हमारा अंदरूनी पार्टियों में भी विरोध होता है, तो उसको आप कैसे संभाल? ऐसे स्माइल करके, अरे वाह, लेकिन फिर आपको चलिए पार्टी का नहीं, विपक्ष की आलोचना को कैसे आप संभालेंगे? वो तो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होगा। वो तो कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लोगों का काम है कहना। वो तो कहेंगे। और
वो मेरी आलोचना कर सकते हैं पर मेरे काम को करने से रोक तो नहीं सकते, मुझे अपने लोगों की मदद करने से नहीं रोक सकते। एक समय बाद जो आपकी आलोचना करते हैं वही आपकी तारीफ करते हैं, तो मुझे उनको नहीं बंद करना है, वो ऑटोमेटिकली कह देंगे कि हाँ सही है, तो क्यों मैं अपनी एनर्जी वहाँ लगाऊँ। हमेशा मेरा लाइफ का एक ही रूल है कि मुझे कभी किसी की लाइन नहीं काटनी, मुझे अपनी लाइन बड़ी करनी और एक और लाइन खींचते जाना है, तो एनर्जी मुझे कभी उधर लगाना ही नहीं है। बहुत सही। ये तो अच्छी बात है कि आप मतलब अपने जो आलोचक हैं उनके उन पे अपनी एनर्जी ना व्यर्थ करते हुए अपने जो पॉजिटिव चीज़ हैं, जो सार्थक लोग हैं, और वो कितने, उनसे ज़्यादा तो वो लोग हैं ना जो मेरे समर्थ में खड़े हैं, जो मेरे लिए लड़ सकते हैं। मुझे नहीं पता अभी किस कोने में किन की डिबेट हो रही होगी और वो मेरा बोल रहे होंगे, तो या कामों का बोल रहे होंगे, बस ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, ये चीज़ आप मध्य प्रदेश की बेटियों के लिए एक आइडल रहे हो। आपने बहुत कुछ आपकी लाइफ में मतलब मुझे नहीं लगता कि आप मतलब जितनी एज है आपकी उससे ज़्यादा आपने अचीव किया है, मुझे जहाँ तक लगता है ऐसा। मतलब मैं यहाँ पे आ भी रहा था तो मुझे कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई रास्ते में, तो उन्होंने मुझसे कहा, ये मेरे शब्द नहीं मुझसे, तो आपको जैसे आप जब किसी का आइडल होते हैं तो आपको किन किन बातों को ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है? वो तब जबकि आप राजनीति में हैं, और राजनीति में अपने आप की छवि बचा कर लोगों के लिए काम करना, और अपने जो समर्थक जो जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है उसके बावजूद आप अपने आप को कैसे उस जगह पे रखेंगे? इस पे तो कठिन प्रश्न है वो। अब थोड़ा सा कठिन आ चाहिए लोगों की बात होगी। देखिए, जब आप एक सोशल लाइफ में आते हैं तो ऑफकोर्स आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान तो रखना पड़ता है, क्योंकि जो दूसरी जनरेशन है वो चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या आसपास के जरिए हो या आपके बातों के जरिए आपको फॉलो करती है। आपके कई बच्चे आपके जैसे बनने का सपना देखते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है अब कि आपको उनके लिए, क्योंकि उनका लाइफ भी आप जो करोगे वो उससे प्रभावित होगा, जैसे फिल्मी एक्ट्रेस या हीरो हीरोइन के साथ होता है। मेरे को पूरे मध्य प्रदेश में, क्योंकि मैंने दौरे किए थे, घूमे थी, बच्चियाँ, कॉलेज, स्कूल, दीदियाँ, सब लोग जुड़े हुए, वो हर चीज़ पे नज़र रखते करते हैं। मैं किसी का मोरल नहीं टूटने देती, और मैं उनको ये बोलती डुप्लीकेट मत बनना। पहला काम तो ये, आप जैसे हो वैसे रहना, किसी भी इंसानियत को कभी मत बनने देना। तीसरा यह है कि आपको लोग भटकाएंगे, बहकाएंगे, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिराएंगे, तो वो मत होने देना। और हमेशा चौथी चीज़, खुद के लिए जीने से पहले समाज के लिए जीना। आप कितने लोग आते हैं चले जाते हैं, जैसे मैं जब इतिहास को बच्चों को इसलिए बताती हूँ, बहुत सारे महाराज आए थे, राजा आए थे, उन्होंने बड़े बड़े किले बनाए पर वो खंडर हो गए। पर आप बताओ, राजा भोज आए थे, उन्होंने आज तालाब बनाया, उनको जाए हुए कई साल हो गया है, पर उनके पानी को जब जब लोग पीते होंगे तब ये बोलते थे एक व्यक्ति आया था जो मैं पानी पिला के गया है। सो इन चीज़ों पे मैं अपने व्यक्तित्व पे काम करती हूँ और बच्चों को भी उदाहरण देती हूँ। इनसे बहुत ऐसी बात है, ये तो आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि मतलब लोगों को जैसे अपने जीवन के लिए अपना जीवन ऐसा होना चाहिए कि सार्थक हो जाए, कुछ ऐसा करके जाएं कि लोग हमें याद करते रहे। मुझे किले नहीं बनाने, मुझे बड़ी बड़ी गाड़ी मर्सिडीज नहीं खरीदनी, मुझे नहीं करना है ये सब। मेरा ये है कि यदि मेरा जन्म अभी हुआ है और मेरे को माउंट एवरेस्ट से जिंदा भेजा है, किसी और की सांस देखे, किसी और का सिलेंडर मुझे मिला था, तो दोबारा यदि भेजा है तो कुछ दूसरों की मदद और मकसद के लिए भेजा है, तो मैं इसे पूरा करके जाना चाहती हूँ। अच्छा, मैं लास्ट टाइम आपका जब इंटरव्यू देख रहा था पुराना, तो आपने कहा था कि आपका जब विवाह होगा, पर्सनली कुछ छोटे से क्वेश्चन है कि आपका जब विवाह होगा तो आप उस घर में जाना चाहते हैं जहाँ पर राख से बर्तन ना धोआ जाए और इसमें एक फ्रिज हो एटलीस्ट। वो तो जब मैं 12वीं कक्षा में थी तब की बात है। तो अब क्या आपका वो चेंज हो गया पर्सपेक्टिव क्या अभी भी वही है, मतलब थोड़ा सा कुछ और नजरिया? समय तो अल्हड़पन होता है, आप 17-18 साल के रहते हो, आप रोज राख से यहाँ बर्तन मांजते तो नाखून मेरे काले काले जाते, मैं बोलती बस ऐसा घर में ब्याह करना हो या राख से बर्तन नहीं मांजना पड़ेगा या जहाँ पे। और मुझे उस समय बहुत आइसक्रीम खाने का शौक था, तो एक ही सपना था बस उस घर में फ्रिज हो जाए। तो वो आप सोचो कि वो तो एक होता है ना, आप परिपक्व माइंड था जिसके ये से सपने थे।
अभी मैं 28 वर्ष की हूँ। मेरा जीवन का नज़रिया या किसी के साथ जीवन शुरू करने का नज़रिया बहुत अलग है। मैं अभी यदि चाहूँगी कि मुझे कोई जीवन साथी मिले तो मैं ये चाहूँगी कि वो मेरे सपनों को समझे, वो मेरे बराबर मेरे साथ चले। मैं चाहूँगी कि वो उन रंग रूप कद काठी धर्म जाति में कैसे भी दिखते हो, कुछ भी हो, पर वो एक अच्छे इंसान हो। वाह, अच्छा। ये तो रहा आपका कुछ पर्सनल था तो मैंने आपसे पूछा, क्योंकि ये एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत एक वो था टचिंग के, एक लड़की जो इतना बड़ा अचीवमेंट करके भी उसके छोटे से ख्वाब है कि भाई वो राख से बर्तन ना मारना नहीं चाहती है, उस घर में एक छोटा सा फर्नीचर बस वो उसका बहुत अच्छा है। तो खैर ये तो उसकी बात हुई। अच्छा, आपने जब आप लास्ट टाइम आपको जब कुछ आपके साथ जो एक्सीडेंट हुआ था ट्रेनिंग के दौरान, तब आप जब भोपाल आए थे और आप शायद 9 महीने बेड रेस्ट पे थे, तो उस समय आपने बोला था कि मैं किताब पढ़ती थी। तो वो कौन सी किताबें होती थी जो मेघा परमार को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देती थी और आज वो अब हंसेंगे पर बहुत, देखिए मुझे तो सिलेबस वाली किताबों से नफरत है और बड़ी बड़ी चीज़ों से भी बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ें, मैंने पंचतंत्र पूरी पढ़ी थी, मैंने बाल भास्कर पढ़ी थी, मैंने चंपक पढ़ी थी और मुंशी प्रेमचंद की 100 कहानियाँ, अच्छा, ये मैंने पढ़ी थी। अभी भी आज भी आपको शौक है किताबों का? किताबों का शौक तो है, नो डाउट, पर छोटी छोटी कहानियाँ होनी चाहिए। अच्छा, बड़ी किताबें, बल्क में बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने का वो उतना फिर वो नहीं आता। छोटी छोटी कहानियों में लगता है कि वाह। मैं जब एक आता है अखबारों के जो पता नहीं कौन कौन से पेपर आते हैं, उनमें जो छोटी छोटी लघु कहानियाँ आती हैं, मैं लघु कहानियाँ कभी छोड़ती ही नहीं हूँ। अच्छा, बड़ी बड़ी कहानियाँ थोड़ा छोड़ दूंगी, पर लघु कहानियाँ सारी पढ़ती हूँ, क्योंकि जब वो कहानी पढ़ने के बाद आपके दिमाग के अंदर चलचित्र चल रहे होते हैं, आप सोचते हो, करते हो। और जब मैं अखबार भी पढ़ती हूँ तो पहले मैं उसको फैला लेती हूँ। मुझे कुर्सी पे बैठ के अखबार पढ़ना पसंद नहीं है, ऐसे अखबार को फैलाती हूँ। पहले मैं टिक लगा लेती हूँ, बड़ी बड़ी हेडिंग देखते तो ये पढ़ना है, फिर दोबारा मैं पेज पलटती हूँ, उस दोनों चीज़ों को पढ़ती हूँ। ये अच्छा तरीका आपने बताया। हमारे दर्शक देखेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। अच्छा, आप पर्वतारोहणी आप हो गए हैं, नेता बनने के नेता मैं कभी नहीं बनूंगी। ठीक है, जनता आपको बना देगी, लेकिन उसके बाद मेघा परमार का और कुछ भी लक्ष्य हो नेता बनने के बाद भी? मतलब आपने 2 चीज़ आपके, दूसरी चल रही है, तीसरी कोई और भी ख्याल में? देखिए, जब तक मैं कॉलेज में नहीं, मैंने नहीं सोचा कि मुझे पहाड़ चढ़ना है। जब पहला सपना देखा मैंने पूरा किया। पहाड़ चढ़ने के बाद मैंने सपना सीखा कि मुझे डाइविंग करनी है, तो मैंने पूरा किया। डाइविंग करने के बाद नौकरी शोकरी, मोटिवेशनल स्पीकर करने के बाद, थोड़ा अच्छा धन अर्जित करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, जब मैं विचलित हुई, अब ये लगा मैं हमेशा छोटे छोटे गोल देखती हूँ, उनको पूरा करती हूँ। अभी तक बहुत बड़ा गोल ऐसा नहीं सोचा है कि इसके बाद क्या। राजनीति छोटा गोल तो नहीं है। मतलब इस गोल को करने के बाद ये तो देखो, राजनीति में तो धैर्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें यदि मैं आई हूँ तो पूर्णतः धैर्य के साथ आई हूँ। अच्छा, मेरा एक ही मकसद रहेगा कि मुझे यहाँ कितना मैं ज़्यादा काम कर सकती हूँ, कितना प्रोडक्टिव कर सकती हूँ जी, मतलब जितना जनता के भलाई के लिए जितना भी जो भी काम हो। अच्छा, राजनीति में क्या लक्ष्य है आपका? राजनीति में पर्टिकुलरली कोई पद का No. या उसके अलावा, मतलब समाज सेवा के अलावा कोई भी अपनी मंशा नहीं है कि मेघा परमार को मैं वहाँ देखना चाहता हूँ? मंशा ऑफ कोर्स है, नो डाउट, क्योंकि आपके पास यदि सामने लक्ष्य नहीं होगा तो आप बढ़ नहीं पाओगे। वो है मेरे सामने, पर मेरा ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई पद चाहिए, ये चाहिए। मुझे ये है कि जिस चीज़ से मैं अपने लोगों का काम करा सकूं, उनके लाइफस्टाइल और उनकी जो पूरा जो चीज़ें गड़बड़ हो गई है उसमें मैं एक, मतलब ऑलरेडी नवाचार नहीं करना है, जो हो रहा है उसी को व्यवस्थित करके कर सकूं, और मेरे शब्दों में वो ताकत आ सके जिस जगह मैं पहुंच सकूं, तो बस। भारतीय परिवेश में मेघा जी लैंगिक भेदभाव बहुत ज़्यादा है, अब शायद कम हो गया है, लेकिन है। राजनीति में भी आपको देखने को मिलता है? मैं क्या बोलूँ, मैं जब यहाँ समाज की बात करती हूँ, मैं सबसे पहले प्रकृति को अपने मन के अंदर सोच लेती हूँ कि जब प्रकृति में महिलाओं को ज़्यादा चैलेंज दिए तो ये तो समाज है।
हम जब पहाड़ चढ़ते हैं, हमें यहाँ पीरियड्स केवल 5 दिन के लिए आते हैं। पहाड़ों पे आपको 2 महीने कंटिन्यू हार्मोन्स चेंज होते हैं ना, आपको पीरियड्स आते हैं, आपको रेशेस होते हैं, आपका मन करता है कि आप चिंपांजी की तरह चलो, आपका रेड कलर का ब्लड येलोइश में तब्दील हो जाता है, आप अंदर से वीक हो चुके होते हो। उसके बाद भी पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज़्यादा पहाड़ चढ़ती हैं। जब आप समंदर में डाइविंग करते हो तो वहाँ की जगह भी सेम चैलेंजेस आता है कि गर्भवती महिलाओं को साफ मना है कि वो डाइविंग नहीं कर सकती वरना गर्भपात हो जाएगा। हम लोग जब खुद कई सारी चीज़ों को फेस करते हैं, क्योंकि हम जब डाइविंग करने जाते हैं दे तो रहेंगे ये हमारे, ऐसा तो नहीं है कि आप बोलोगे कि नहीं कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बड़े बड़े सिलेंडर सेम, जब हम वहाँ वो चीज़ों को फेस करते हैं, समाज और राजनीति में भी हम लोग वही करेंगे, क्योंकि हम दुखी होते हैं तो हम फूट फूट के रो तो लेती है, पर हम यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये बहुत अच्छा आपने बात कही है। अच्छा, महिलाओं की जहाँ तक बात की जाए, महिलाओं और मैं आपको टोकना चाहूँगी, सॉरी, मैं पर्सनली चाहती हूँ कि महिलाएं राजनीति में आए, ज़्यादा से ज़्यादा आए। उसकी वजह यह, एक छोटा सा सरपंच का उदाहरण मैं आपको दूंगी कि एक पुरुष, जैसे आप पुरुष सरपंच हो या मैं महिला सरपंच हूँ, अब आप अपने नज़रिए से बोलो कि चलो गांव में हेडपम्प लगना है, आपका नज़रिया होगा कि यहाँ सब भर लेंगे, चौराहे पे हेडपम्प लगना चाहिए। पर आप बताओ, और मैं महिला होंगी तो मैं कहूँगी कभी भी चौराहे पे हेडपम्प नहीं लगना चाहिए। अब दोनों का रीज़न समझिए। चौराहे पे हमेशा बैठते कौन है? पुरुष। और पानी भरने कौन जाता है? महिला। पानी भरते समय कपड़े ऊंचे नीचे होते हैं, दिक्कत किसको आती है? महिला को। तो नज़रिया यहाँ बदल गया। एक महिला होगी तो वो सोचे कि चौराहे पे महिलाएं पानी भरते समय सबसे ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होती है, क्योंकि आसपास सब लोग ऐसे बैठे होते हैं, उसी को पानी की गगरे उठा के लेके भर के जाना है, कुप्पे हाथ में लेके जाना है, बच्चे रो रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, घर वापस जाना है। मैं एक महिला होकर सोचूंगी कहाँ महिलाएं सहजता से पानी भर सकती, मैं उस जगह हेडपम्प लगाऊंगी। तो सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। इसलिए महिलाओं को राजनीति में आना पड़ेगा, ताकि वो पॉलिसी सोच के आए। शायद एक पुरुष होगा तो उसका वो बहुत अच्छा करना चाहेगा, पर उसका वो वाला नज़रिया ही नहीं आ पाएगा ना। मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि अब राजनीति में महिलाओं को लाने के लिए क्या आपको ज़्यादा आप करेंगे? क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि हेडपम्प चौराहे पे, और जो आपने उदाहरण दिया है वो वस्तु भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं पर्सनली चाहूँगा कि हमारे देश में मतलब ये अब हम लोग इतनी दूर तो आ गए हैं कि अब हेडपम्प की ज़रूरत ना हो, पाइपलाइन लग जाए, सब लोग अपने अपने घरों में पानी। बिल्कुल, मैं भी ये चाहती हूँ, क्योंकि महिलाओं का बहुत लंबा समय से आधा जीवन का पानी बनने में जाता है। मैं खुद पर्सनली ये चाहती हूँ, जो मैं गांव में देखती हूँ, दीदियों से मिलती हूँ, पानी भर भर के सिर के बाल खिर जाते हैं। कितनी बड़ी चीज़ होती है, कितनी बड़ी बात होती है, हाथों में कटाव पड़े होते हैं, पानी क्योंकि भर के उनको लाना है। मैं खुद ये चाहती हूँ कि हर घर तक पानी पहुँचे। बहुत अच्छी बात है। आप जब राजनीति में आए गए हैं, कल को अगर ईश्वर ने चाहा और आपकी जनता ने चाहा तो आप भी शायद जब विधायिका में अगर आ जाएं तो आप भी शायद यही करें, मतलब अच्छे से काम करें और घर घर तक पानी पहुंच जाए। ऐसा ही मैं चाहता हूँ। हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी मेघा परमार के ऊपर होती है। कंट्रोवर्सी होती है जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर पे आपको हटा दिया गया था। तो उस समय क्या ऐसा कंट्रोवर्सी हुआ था कि जब आपको मतलब इतने बड़े नेता आपके लिए सपोर्ट में आए थे, तो वो क्या था? सो एक्चुअली जब मेरे को ब्रांड एम्बेसडर, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय, मुझे बनाया गया था 2019 में। उस समय शिल्पा शेट्टी जी का नाम और दिव्यांका त्रिपाठी जी का नाम था। तो दोनों हीरोइनों की जगह उनका मानना था कि हमारे क्षेत्र की बच्ची गांव से निकल के पहाड़ चढ़ी है, तो हीरो बॉलीवुड वाले हुए या गांव के बच्चे हुए, जो रियल चैलेंजेस लाएंगे, बच्चे जिनको आइडियल माने। तो सोचने का नज़रिया, मुझे पूरे मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाना मेरे लिए भी बड़ी बात थी, और पूरा राज्य मुझे घूमने के लिए कहना। मैं पूरे राज्य में घूमी और काम करते, फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई। काम करता व्यक्ति किसी को बुरा नहीं लगता। मेरी 3-4 चीज़ें गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की, जिस पे काम हुआ। पहला था कि गाँव में जाती थी तो जो जेंडर का भेद दिखता था, छोटा सा अंतर है। जब भी गांव में लड़का होता है या कहीं दूर फटाका फूटता है तो सब यही बोलते हैं छोड़ो हुए को घर पे। गांव में लड़की होती है तो सब थाली बजाते। तो जन्म का उत्सव एक जैसा, ये मैं एक नारा लाई चीज़ को एक्सेप्ट किया, क्योंकि जन्म से ही अंतर होना प्रारंभ होता है। या तो दोनों के टाइम ढोल बजे, दोनों के टाइम थाली बजे, दोनों के टाइम गुड़ बचे, दोनों के टाइम मिठाई बटे, चाहे वो बच्चों को पहनाने वाले कपड़े ब्लू या पिंक कलर के ना हो, एक जैसे हो। मेरा नज़रिया सोचने का ये है। तो उससे शुरुआत हुई। दूसरा मैंने कहा था कि
हम लोग मासिक धर्म के प्रति अवेयरनेस ही नहीं लाते हैं। इस टाइम मैंने काम किया तो इस गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया, क्योंकि आज भी आदिवासी गाँव में महिलाएं कपड़े के अंदर राख रखती हैं, उनके पास कपड़े तक उपयोग करने के नहीं। और हम सैनिटरी पैड में मैं मेंस्ट्रुअल कप की बात करती हूँ, तो इतना पीछे है। अधिकतर गर्भाशय का कैंसर सिर्फ इसी वजह से होता है क्योंकि वो कपड़ा एक जगह गंदे कोने में रखा होता है, उसमें छिपकली अंडे तक दे जाती है, फिर उसको साफ करके वो उपयोग कर लेती है, वही सारे बैक्टीरिया उनके शरीर में जाते हैं और गर्भाशय के कैंसर की वजह से महिलाएं की मौत हो जाती है। हम फिर बड़े होते हैं, बच्चियों को कॉलेज में भेजते, डरते डराते दबाकर बच्चियाँ कंप्रेस हो जाती हैं। वहाँ किसी ने गलती से उम्र है, किसी ने मैसेज कर दिया और वो उसकी मैसेज पे कन्वर्सेशन हो, उसी मैसेज से सबसे ज़्यादा हो। तो इस समय आपको पता है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बच्चियाँ ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही है, और हम फिर बाद में कहते हैं कि वो घर छोड़ देती हैं। बात सबसे अंत में आती है, क्योंकि बच्चियों को दबा दिया जाता है। और यदि छोटा सा कन्वर्सेशन होता है, सामने वाला व्यक्ति तो उसको ब्लैकमेल करता है, तेरे मैसेजेस मेरे पास है। पहले वो बात करती है, फिर वो जो बोलते हैं वो करते हैं, उनका आधा जीवन वो सिर्फ इसी में ख़त्म कर लेती है, ब्लैकमेलिंग की वजह से। घरेलू हिंसा की शुरुआत वहीं से होती है, घर कैसे जाऊँगी। दहेज की शुरुआत वहीं से होती है। मैंने कोटेशन दिया था इन तीनों चीज़ों के लिए, पहला कदम ही सुरक्षा है। इस चीज़ को सरकार ने हर दीवार पे लिखाया था। ये सब चीज़ें मैं क्यों बोल पाती, क्योंकि प्रैक्टिकली मुझे पता था या देखा है मैंने। तू से तेरी पे बात आती है। मैंने महिलाओं को घरेलू हिंसा का ये बताया था कि कभी ना तू सुनिएगा ना तू बोलिएगा, तू से तेरी पे बात आएगी, तेरी से फिर थप्पड़ पे बात आएगी, फिर बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो पहला कदम ही सुरक्षा है। इस लाइन में इतना पावर था कि सबने उसको एक्सेप्ट किया। आज आप किसी भी गांव के किसी भी कोने की महिला से पूछ लीजिएगा इन तीनों चीज़ों के लिए क्या राय है, तो वो यही बोलेंगी पहला कदम ही सुरक्षा है। घर से जाने से पहले बच्चियों को सिखाती हैं कॉलेज में, पहली बार में ही रोको। दूसरा, अंत में मैंने कहा था पैसा महिलाओं के लिए। महिला सशक्तिकरण रैली निकालने से नहीं होगा। महिला सशक्तिकरण तब होगा जब उनके हाथ में उनका कमाया हुआ, उनकी मेहनत का पैसा होगा, जब वो कुछ करें। इन सब कामों को जब मैं कर रही थी तो एक बहुत बड़ा महिला वर्ग मेरे साथ जुड़ा था। सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर एक समय के बाद जब उन्हीं महिलाओं की मदद करने के लिए मैं बोलती थी, एक जगह से सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ था कि उसको तीसरी लड़की हो गई थी, थोड़ी दूसरी लड़की हुई थी। उसका पति हर दिन उसको मारता था, और हमने कहा था कि हम सब बोल रहे हैं, पर उसकी कंप्लेन तक मतलब हो नहीं रही थी, रजिस्टर नहीं हो रही थी। एक जगह बच्ची ब्लैकमेलिंग का खतरनाक शिकार हो रही थी, पर सामने वाला व्यक्ति पावरफुल था, उसकी कंप्लेन नहीं रजिस्टर हो रही थी। तो ये सब चीज़ें कहते हैं करते मैं जा रही थी, मन विचलित होता था बहुत। मैंने अपने जीवन का दूसरा अध्याय यहीं से प्रारंभ किया। मैंने राजनीति में कदम रखा, और दूसरे दिन मुझे सिर्फ इसीलिए कि मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी है तो 24 घंटे के अंदर मुझे ब्रांड एम्बेसडर से हटा दिया जाता है। और वही जहाँ मैं किसानों के लिए सांची दुग्ध सम में काम करती थी, तो मुझे हटा दिया जाता है। तो ऐसा क्या था कि पूरे राज्य के सबसे पावरफुल व्यक्ति को मुझे ब्रांड एम्बेसडर से हटाना पड़े। इसी वजह से जो आप जिनकी बात कर रहे हैं या दूसरे लोग कर रहे हैं वो सपोर्ट में आए थे, क्योंकि एक लड़की को नहीं हटाया। महिलाओं पे काम करने वाली बहुत सारी बच्चियां हैं जिनकी मैं आवाज़ बन रही थी, उस सारी आवाज़ को दबाने के लिए हटा दिया गया था। अच्छा, खैर ये तो इसकी बात हो गई। आप मैं एक चीज़ वो जानना चाह रहा था आपसे कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस गांव से आप आते हैं, भोजनगर हम शायद जो पीछे गांव छोड़ के आए हैं वो 4 किलोमीटर अंदर है, झागरिया से। जी, बिल्किसगंज झागरिया से 4 किलोमीटर अंदर पड़ता है। यहाँ पर स्कूल, मतलब आप जब आपके आउटसाइड देखते होंगे शिक्षा की व्यवस्था, जो शिक्षा की व्यवस्था है, आप तो खैर बाहर गए जब इतना अचीव किया, आपके आउटसाइड में जो परिवेश है, यहाँ पर भी बच्चियाँ पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं या अपने उसमें मतलब जो भी वो कर सकते हैं वो स्वतंत्र हैं कि नहीं है आज, कि वो आज भी मतलब आपके गांव में मुझे ऐसा लगता है कि मेघा परमार को कहीं ना कहीं रखते होंगे, तो उनको देख के दूसरी जो बच्चियाँ हैं आपके नाम से घर में बात करती होंगी कि वो उनने भी किया है तो मैं भी करूँगी। ये ठीक है, लेकिन आपको उसका भी कुछ आलोचना झेलनी पड़ी होगी कि भाई ऐसा कि आपके नाम से हमारी बच्ची अभी एक बच्चियाँ और उनके पेरेंट्स आते हैं जी। मतलब सबसे बड़ा अंतर तो यह है कि हम बच्चियों को हमारे यहाँ से सीहोर पढ़ने भेज दिया जाता है, हॉस्टल में रहने के लिए भोपाल पढ़ने भेज दिया जाता है। हमारे यहाँ बच्चे हम लोअर टी शर्ट पहनने लग गई है। बहुत बड़ी बात है। तो मेरे को लगता है कि ये आज़ादी भी पहले नहीं थी। हमारे यहाँ जोर से हंसने की आज़ादी मिल गई है, वरना घर में कोई बड़े है तो धीरे सो, शर्म नहीं आई था हमारे, धीरे चलो। ये छोटे अंतर तो आए हैं। क्योंकि मैं धम करके चलती हूँ, मैं चिल्ला के हंसती हूँ, या मैंने ये चढ़ा तो ये
उनको इन चीज़ों से तो आज़ादी मिली, उनके व्यक्तित्व में, हंसने से, जोर से हंसने से नहीं रोकते हैं, या जोर से चलने से नहीं रोकते हैं, या लोअर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जब लोअर टी शर्ट यहाँ पे गांव में अलाउ नहीं था, ये परमिशन हुई। दूसरा, पढ़ने के लिए संभव ही नहीं था कि हॉस्टल में भेज दें। ये छोटे छोटे अंतर आए हैं, और ये मेरे गांव में नहीं आए पर्टिकुलर, पूरे एरिया में है, और पता नहीं मध्य प्रदेश के किस किस कोने में आए हैं। पर जब बच्चियों के पापा मुझे आते तो मैं बच्चियों को भी बोलती हूँ, जो मेरे पापा ने मुझसे लाइन कही थी उनको, कि बेटा हम उस परिवेश में रहते कि पापा गाँव में रहते, फ्लैट में नहीं रहते। यहाँ हमारा कोई भी क्रियाकलाप होगा वो हमारे पेरेंट्स की लाइफ पे भी इफेक्ट करेगा, या दूसरी बच्चियों की लाइफ पे भी इफेक्ट करेगा। आपको घर से भेजेंगे दुनिया घूमने के लिए, घूमना, मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात करूँगी। तो जो लाइन मेरे पापा ने कही थी, मैं उनको बस जाने से पहले बोलती हूँ कि बस एक चीज़ याद रखना, तुम अच्छा करोगी तो भी इनका नाम होगा, तुम बुरा करोगी तो भी इनका नाम होगा। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेके भेज रही हूँ, हम सबका मान तुम्हारे साथ है। तो बच्चियाँ इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हैं। और जिन जिन बच्चियों के लिए थोड़ा परमिशन में दिक्कत आती थी, जिन जिन के लिए मैंने बात करी है, उनके पापाओं ने मेरे शब्दों में, तो थैंक यू भगवान जी, मेरे शब्दों को मान रखा। उनको आज वो तैयारी करा रहे हैं, कुछ को जॉब करने की परमिशन दे रहे हैं, और उन बच्चियों ने भी वही करके दिखाया। बहुत अच्छी बात है ये तो। खैर आप उनका मुझे लगता है कि मोटिवेशनल रहे होंगे। अच्छा, मेघा परमार का कौन मोटिवेशनल है अपनी लाइफ में, कोई आइडिया है? किसी भी पर्टिकुलरली क्षेत्र में, राजनीति का या आपके? मुझे कभी भी बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर या बड़े बड़े लोगों से कभी मोटिवेशन ही नहीं मिला। अच्छा, मुझे मिलता है छोटी छोटी चीज़ों से। मैंने कई ऐसी दीदियाँ देखी है जिनने घर में संकट झेल के एनजीओ में काम किया, वो मेरी आइडियल है। मेरे लिए वो किसान आइडियल है जो अपने घर नहीं बनाता और अपने बच्चों को पढ़ने भेजता और ऐसी ज़िंदगी जीता कि पूछो मत। वो मेरे लिए असली हीरो है, और ये चीज़ें यही मेरे को मोटिवेट करती हैं। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे मोटिवेट कर देते हैं। अभी हमारे यहाँ की मोया पानी की एक आदिवासी गांव है, वहाँ, क्योंकि मैं भी राजनीति में आई हूँ, मेरे लिए भी वही था कि जिस दिन एक दो लड़कियाँ थी, की छोटी बहन को शेर, मतलब वहाँ पे वो आता है तो जब उन पे बाघ ने हमला किया था, तो उस बच्ची को उसकी बड़ी बहन जो मात्र 5वीं कक्षा में, उसने डंडे से और पत्थर से भगा दिया। फिर उसने गांव वाले पे हमला किया, पर उसकी बहन को वो जिंदा। कितनी बहादुर बच्चियां हैं कि हम कहते हैं तुमने क्या किया, जाने क्या तुम शेर से लड़के? वो बच्चियां सच में शेर से लड़के। उस दिन सारे लोग मिलने गए, फोटो खींचा, मीडिया में आया। मैं जब उनसे मिलकर आई दूसरे दिन, मुझे विश्वास लगा कि क्या मैं भी वही करूँगी जो सबने किया, फोटो सबका चपके आगे आना है। फिर मुझे लगा कि नहीं, इतनी बहादुर बच्चियाँ कहीं ना कहीं मुझसे भी ऊपर आए हैं। तो मैंने फिर उनके लिए एक ही चीज़ कर सकती थी, एजुकेशन से बड़ा कुछ नहीं होता। तो फिर मैंने उनकी 12th तक की एजुकेशन अडॉप्ट करी, और उसके बाद अब वो सबसे अच्छा स्कूल है हमारे छावर का विश्व ज्योति, उनमें जाती है, बस लेने जाती है। तो ये चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ करने के बाद में कि इम्प्लीमेंट हो, क्या नहीं करके दिख रहा है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आज बहुत दिनों बाद अच्छा लगा मुझे, मतलब काफ़ी टाइम पे कि बहुत अच्छी पर्सनालिटी से मैं मिला हूँ और बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेघा जी, हम लोग इस बात को यहीं विराम करते हैं, और आगे आपको बहुत शुभकामनाएं आपके अब नए एवरेस्ट के लिए। मुझे चाहता हूँ कि ईश्वर आपको बहुत अच्छी सफलताएं दें, और आपका जो भी इच्छा आपके मन में हो, जो भी आपने लक्ष्य तय किया उसे वो आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, आपने समय दिया इतना महत्वपूर्ण आपका, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।